नमस्कार। विक्रमशिला शास्त्र सर्च चैनल में हम लोग लगातार हिस्ट्री, पॉलिटी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी और अब हमने रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी है आपका डालना वीडियो। तो आप इसको ध्यान से देखिए और सबके लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अभी करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि मौर्य वंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किन की रचना है? कौटिल्य की रचना है। और सबको ध्यान में है ही, कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त, चाणक्य। विष्णुगुप्त भी बोलते हैं इनको, चाणक्य भी बोलते हैं इनको। फिर ध्यान देंगे आपको आ जाए कि मौर्य वंश के बारे में इंडिका से भी जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। फिर आप देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यूनानी दूत बनकर। किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बटा हुआ बताया था। तो आज आपको कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में बटा हुआ था। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस का प्रयोग किया गया है। फिर एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? तो चंद्रगुप्त के मौर्य के रूप में करने वाला कौन था? वो विलियम जोन्स था। विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किया था। या आपको बोल दे भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस नाम यूनानी लेखक किस के द्वारा दिया गया, तो ये किसने, यूनानी ग्रंथ में मिलता है, इसकी पहचान किसने किया? तो इतिहासकार है विलियम जोन्स के द्वारा ये किया गया। इतिहासकार विलियम जोन्स ने किया। ऐसे प्रश्न आपको आ जाए तो विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। तो ये मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की रचना उसमें है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में मौर्य वंश को क्षत्रिय वंश का माना गया है। इतिहासकार रोमिला थॉपर ने मौर्य वंश को वैश्य जाति का माना है। तो एक प्रश्न ऐसे भी आपको आ जाए कि मौर्य वंश को वैश्य जाति का मानने वाला इतिहासकार कौन हुए? रोमिला थॉपर। और यह आप लोगों को ध्यान में है ही कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस को हार हुई थी और सेल्यूकस ने निकेटर को परास्त कर दिया और उसने हेरात, कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। फिर आपको ध्यान में हो, प्रश्न आपको आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो जैन मुनि भद्रबाहु ने।
तो जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी छोड़ दिया और श्रवणबेलगोला, जैन तीर्थ क्षेत्र श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैन ग्रंथ में उपवास के द्वारा इस प्रकार शरीर के त्याग करने को संलेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उसका पुत्र बिंदुसार। 298 से 273 बीसी तक, 298 से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार गद्दी पर रहा। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रघात, अमित्रोचेटस या अमित्रघात नाम से पुकारा है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक एक संप्रदाय था जो कि नियतिवादी होते थे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खली गोसाल था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो आपको याद जाए कि डाइमेकस कौन था? तो ये सीरिया का राजदूत था। किसने इसको भेजा? सीरिया के शासक एंटियोकस ने। इसी प्रकार डायनोसियस कौन था? डायनोसियस मिस्र का राजदूत था। इसे बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजा टोलेमी फिलाडेल्फस ने भेजा था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक महान राजा अशोक हुआ। अशोक का कार्यकाल 273 से 232 ईसा पूर्व माना गया है। एक प्रश्न ऐसे भी आया हुआ था, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था, 269 बीसी में। पुराणों में अशोक को किस नाम से पुकारा गया है? तो पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन। यह आ जाए कि अशोक का नाम अशोक वर्धन किस में मिलता है? तो ये पुराणों में मिलता है। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अशोक ने किया। और अशोक का प्रसिद्ध है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद ही वो हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक के स्तंभ की खोज किसने किया? तो टिफेन थेलर ने किया। अशोक के जो अभिलेख हैं, तो आज अशोक के अभिलेखों की खोज करने वाला कौन है? टिफेन थेलर। 1750 ईस्वी में दिल्ली में की थी। लेकिन अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला कौन हुआ? इसके अभिलेख को 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने किया। अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। स्तंभलेख कितने हैं? 7। गुहालेख कितने हैं? 5। अशोक के किस अभिलेख में, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है?
मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि गुर्जरा मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान रहे कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवानाम पियदस्सी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त हुए हैं। ध्यान देंगे, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के धौली और जौगढ़ के लेखों को पृथक पृथक शिलालेख भी कहा जाता है, या पृथक कलिंग प्रज्ञापन भी कहते हैं इसको। आ जाए, धौली और जौगढ़ से प्राप्त शिलालेखों को क्या कहा जाता है? पृथक शिलालेख कहा जाता है। 7 स्तंभ लेख जो प्राप्त हुए हैं इनके, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। तो आपको आ जाए, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख, जो पहले कौशाम्बी में स्थित था, इसे इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित कराया? तो ये करवाया अकबर ने, मुगल वंश के शासक अकबर ने। ऐसे आपको आ जाए कि दिल्ली टोपरा, तो आपको आ जाए कि भाई टोपरा पड़ता है अम्बाला हरियाणा में। अशोक के स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली किसने लाकर स्थापित किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने किया। ऐसे ही मेरठ उत्तर प्रदेश से, दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश से अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली में किसने स्थापित किया? ये भी किया फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। चौथा है रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। 5वां लोरिया अर्राज, ये चंपारण बिहार में ही है। और लोरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं? कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमिनदेई अभिलेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख। रुमिनदेई स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में बलि अर्थात धार्मिक कर माफ कर दिया और भू राजस्व की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है? लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में जो स्तंभ लेख है उस पर मोर का चित्र बना हुआ है। किस स्थान पर प्राप्त अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक दोनों भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है कंधार। अफगानिस्तान कंधार में जगह है शेरेकूना नामक स्थान पर जो प्राप्त हुआ है वो ग्रीक और आरमाइक दोनों भाषा में प्राप्त। यह भी ध्यान रहे, प्रश्न इस तरह आया था, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत भाषा में। और किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन खरोष्ठी लिपि के कहाँ पर मिले हैं? शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जबकि तक्षशिला और लघमान से आरमाइक लिपि में और कंधार के पास शरेकुना से यूनानी और आरमाइक, इन दोनों भाषाओं में अभिलेख मिले हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है।
धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक के धम्म नीति की व्याख्या का संबंध 11वें शिलालेख से है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। कलहन की राज तरंगनी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए गया के बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। उनका नाम क्या था? यह वह क्वेश्चन है। तो आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ी में जो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, उनका नाम था लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ये आजीविकों के लिए अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारी अर्थात उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ, इनकी संख्या 18 होती थी। जिसे हम लोग पढ़े थे ना, वैदिक काल में रत्नी, संख्या उनकी 12 थी उच्च अधिकारी की। तो वैसे यहाँ पर मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहते थे। संख्या इनकी 18 थी। मौर्य काल में समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजकीय कोषागार का संरक्षक सन्निधाता कहलाता था। कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। मौर्य काल में आदेवमातृक, वह भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी, उसको कहते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थात आपको आ जाए कि भाई मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कौन था, तो गुप्तचर उनके लिए था। एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करने वाले को संचारा कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक के समय में सौराष्ट्र के राज्यपाल दुशास्प ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई तथा पानी के निकास के लिए नहर का निर्माण करवाया। मौर्य काल में पुलिस को रक्षिण कहते थे। मौर्य काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग या 1/4 भाग था। राज का चलाने के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन, 7 अंक के सिद्धांत का वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। 7 अंग बताए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? 4 प्रांतों में। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और प्राची अर्थात मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 5। 5वां प्रांत था कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसके प्रमुख अधिकारी को
ग्रामनी के नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त होने की बात कहा है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थीं। तो ऐसे प्रश्न आया था कि ये रूपा जीवा कौन थी? तो वो स्त्रियां जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति से अपना जीवन यापन करती थीं, उनको इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। मौर्यकालीन सोने के बने जो मुद्रा सिक्के थे उन्हें सुवर्ण एवं निष्क के नाम से जानते थे। तांबे के जो सिक्के थे उन्हें काकनी एवं माशक के नाम से जानते थे। तो आपको आ जाए, तांबा का सिक्का जो था वो काकनी एवं माशक, और सोने का निष्क एवं सुवर्ण, और चांदी का बना हुआ जो सिक्का था उसको बोलते थे कारशापन या सिर्फ पन एवं धारण। तो आपको जाए, चांदी का सिक्का कारशापन या पन या धारण, ये चांदी के बने होते थे। और ये प्रश्न आपको आ जाए कि मौर्यकालीन चांदी की आहत मुद्राएं पर किनके चिन्ह होते थे? तो मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र, इनकी मुहर होती थी, चिन्ह होती थी। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं अर्थात चांदी की मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं, जो प्रचलन में थी वहां पर। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। उनको बोलते थे रूप दर्शक। मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहते थे? एग्रोनोमोई ये मौर्य काल में था, सड़क निर्माण वाला अधिकारी। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची मध्य प्रदेश में है। भरहूत के स्तूप का निर्माण भी अशोक के द्वारा करवाया गया है, भरहूत महाराष्ट्र में है। सारनाथ का स्तूप जो कि ईंटों के बने हैं, किसने बनवाए? अशोक ने बनवाए। एक प्रश्न इस तरह से आया था कि यक्ष यक्षियों की मूर्ति किस वंश की उत्कृष्ट कला की विशेषता है? मौर्य वंश की। तो यक्ष यक्षियों की जो मूर्ति है ना, ये मथुरा से पाटलिपुत्र, इधर मध्य प्रदेश में विदिशा और ओडिशा में कलिंग में प्राप्त हुए हैं। ये एक प्रश्न ध्यान देंगे साथियों, इस प्रकार से आया था कि अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन था उसमें तृतीय, द्वितीय, नवमा, प्रथम। तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख है जिसमें दक्षिण भारतीय चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र अर्थात चेर की चर्चा हुई है। तो एक बार 14 जो शिलालेख हैं उनका एक क्रम से हम अध्ययन कर लेते हैं। 14। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। और दक्षिण भारतीय राज्य चोल, पांड्य और चेर, चेर का नाम सत्यपुत्र और केरलपुत्र मिलता है। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया था। चौथे शिलालेख में धर्माचरण अर्थात धम्म का उद्घोष, धर्माचरण के भेरी नाद द्वारा धम्म का उद्घोष किया गया है। 5वां शिलालेख
धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर उल्लेख है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती थी। एक महत्वपूर्ण बात है कि अशोक ने ये आदेश दे रखा था कि आम जनता, प्रजा कभी भी किसी समय राजा से मिल सकती है। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात है। आठवां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख है, बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है। और नवां शिलालेख जो है वो धम्म समारोह की चर्चा है, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या। 12वां शिलालेख सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आटविक जातियों का भी उल्लेख इसमें है। और 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने अर्थात चोरी के लिए क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। मौर्य काल में कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है। एक का नाम धर्मस्थीय है, धर्मस्थीय, दूसरा का नाम है कंटक शोधन। तो ऐसे प्रश्न आया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था में कौन से 2 न्यायालय अस्तित्व में थे? तो एक का नाम धर्मस्थीय है और दूसरा का नाम है कंटक शोधन। मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, क्योंकि सीता भूमि राजकीय भूमि थी, भाग उपज का हिस्सा और बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। तो ये ध्यान रहे भैया, आपको ऐसे आ जाए कि सीता किस प्रकार का कर, राजकीय भूमि से होने वाली आय, भाग उपज का हिस्सा वाला कर था, जबकि बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। और हिरण्य अनाज के रूप में ना लेकर नकद लिया जाने वाला कर था। सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध के बदले जो टैक्स लेते थे कर, वो सेतुबंध था। निःशुल्क श्रम एवं बेगार पर भी कर था, उसे विष्टि बोलते थे। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना एवं बुनना था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मुख्य व्यापारिक संगठन पर एक डाले नजर, ध्यान देंगे, अच्छे सुनेंगे। शिल्पियों का संगठन को श्रेणी कहते थे, व्यापारियों का संगठन निगम, देनदारों या महाजनों का संगठन संघ, कारवां व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी को सार्थवाह कहते थे। जो एक साथ अनाज वगैरह सामान लेकर जाते थे ना, वे सार्थवाह कहलाते थे। तो ऐसे प्रश्न भी आपको आ जाए, श्रेणी, निगम, संघ, सार्थवाह सब क्या था। प्रश्न ऐसे भी आया था कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, जबकि सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमिनदेई है। मौर्य काल में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र की जांच परख की जाती थी। उसे क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। को आ जाए, उपधा परीक्षण क्या था मौर्य काल में? तो मुख्यमंत्री, पुरोहित या अन्य मंत्री की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र की जांच परख हेतु परीक्षा। अशोक ने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। इसमें मौर्य काल में अकाल, सूखा,
जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली।